तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन का हेवन एंड अर्थ सील और साथ में जियांग का गोल्डन वेव पाम एक दूसरे के साथ टकराने वाला होता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह पाम्स जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक जोरदार एनर्जी वेव को रिलीज करते हैं और हम देखते हैं एक दूसरे को वे पाम्स एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसा होते हुए देख स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर करा होता है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह जो यहाँ पर संघर्ष कर रहा है उसके साथ लड़ते हुए या मार्शल सुप्रीम वह एक हायर लेवल का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे नियंत्रित करने का कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर इनकी लड़ाई को देख कर लग रहा है उनकी पावर सेम है, मतलब कि एकदम इक्वल लेवल पर टक्कर चल रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ना जो उसे एक रियलम का ऊपर हो, मतलब कि लियन मार्शल एम्परर मार्शल सुप्रीम हो, और उसे इस तरीके से सप्रेस कर कर रखना। चेन फेंग, इस बार आपकी हार जो थी वह बेकार नहीं थी, मतलब कि तुम फालतू बंदे से नहीं हारे, मतलब तुम भी स्ट्रांग हो, थोड़ा इज्जत बच गया। और हम देखते हैं पीछे उसकी लड़की बोल रही होती है यदि उनकी ताकत में इतना बड़ा गैप है तो आखिरकार लियन को वह बंदा सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर लियन ही स्ट्रांग है तो वह उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। वे दोनों बराबर की टक्कर में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो यह सुन वह एल्डर कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, वे अभी एक दूसरे की क्षमताओं का टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए उनमें से कोई भी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। पहले वे दोनों एक दूसरे को आंकना चाहते हैं। लियन ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि उसका जो यहाँ पर अपोनेंट है वह अपनी गतिविधियों को दिखाए और लियन की गतिविधियों को ना पकड़ सके, क्योंकि तुम जितना ताकत दिखाओगे उतना ही दिखाऊंगा, मैं अपनी असली ताकत नहीं दिखाऊंगा पहले। शक्ति और रणनीति और दोनों ही दृष्टि से वह अत्यंत ही असाधारण है, मतलब कि नॉर्मल नहीं है वह जिस तरीके से टेक्निक का उपयोग करते हुए लड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी व्यापारिक गठबंधन है उनमें इस जैसे व्यक्ति का होना यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है और शर्म की बात है कि वह हमारे स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता है, वह हमारा बंदा नहीं है। यह सुनकर सुई कहती है कि आपका स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पर दुनिया में कई महान शक्तियों के लिए जाना जाता है और लियन का आप यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। क्या वह उसकी ताकत है जो आपको ऐसा कराने के लिए मजबूर कर रही है? क्या वह सचमुच इतना टैलेंटेड है? और यदि चैन-फेंग उससे हार जाता है और लियन यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या होगा बाद में, हमारी शादी वाला मैटर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग को, जो अपने मन में कह रहा होता है अगर लियन यहाँ पर यांगजी को हरा देता है और उसके बाद फिर चैन-फेंग को भी हरा देता है, वह पहला स्थान पर प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पर समझौता रद्द हो जाएगा क्योंकि चैन-फेंग पहला स्थान नहीं ला पाएगा। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट की बात है। एल्डर कह रहा होता है कि मिस सुई, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ आने से पहले दोनों पक्षों के बीच में एक नया समझौता कर लिया गया है। इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, लेडी सुई का विवाह यंग मास्टर चैन-फेंग से ही होगा। उसके बाद मुंडवा ट्रेडिंग गिल्ड के किसी भी मामले से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं रहेगा। तुम्हें बस दुल्हन बनने की तैयारी करनी चाहिए और यंग मास्टर चैन-फेंग की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वे दोनों कहते हैं, क्या? व्हाट? क्या कह रहे हो? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिमिन को ज़्यादा मिर्ची लगी होती है, जो कह रहा होता है, ये कब हुआ? मैं जो तुम्हारे साथ आ रहा था इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता? मैं क्यों नहीं जानता? ये सुन एल्डर अपने मन में कह रहा होता है, क्या? और पीछे वह जो सुई होती है वह हैरान होती है ज़्यादा। और यहाँ एल्डर कहता था अपने मन में कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ जिमिंग यहाँ सुई के लिए इतना ज़्यादा, मतलब कि इस तरीके से एक्साइटेड है, उसके लिए प्रति इस तरीके का इरादा रखता है। यदि यहाँ महिलाओं के लिए ये दोनों लड़ते हैं तो फिर हमारे सेट के दो टैलेंटेड, जो कि एक मतलब एल्केमी में है तो दूसरा मार्शल आर्ट और स्वॉर्ड आर्ट में है, वो एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुई कहती है कि मेरी शादी किससे और कब होगी इसका बात का निर्णय अंत में मैं ही करूँगी। मैं सुई सिर्फ़ ऐसे आदमी से शादी करूँगी जो सचमुच में ताकतवर हो, बशर्ते वह लियन को हरा सके। अगर उसे ना हरा पाए तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आप उसे जीत नहीं सकते हैं तो लियन से शादी ही क्यों ना मैं कर लूँ। आखिरकार मैं तुम लोगों से क्यों विवाह करूँ, उसकी जगह लियन से कर लूँगी, उसमें क्या दिक्कत है। हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ पर टीचर यांगची यहाँ पर मिस डिंगलिंगर को संभाल रही होती है और डिंगलिंगर कह रही होती है कि कमीनी इधर आ तू। और हम देखते हुए कह रही होती है टीचर यांगची शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और वह सुई अभी भी कह रही होती है, क्या यह तुम्हारे जैसे कूड़े से शादी करने से बेहतर नहीं होगा जो लियन से मार खाया हो। तो हम देखते तभी यहाँ पर उसकी लड़की आती है चेन-फेंग की और उसे खींच कर तमाचा मार देती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह कहने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस लड़की को ऐसे मारते हुए देख जो जिमिंग होता है वह आगे की ओर बढ़ता हुए उसे मारने के लिए कहता है कि साली आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे थप्पड़ मारने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चेन-फेंग आता है और उस जिमिंग के हाथ को रोक लेता है और वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं और थोड़ी देर की खामोशी होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चेन-फेंग जो होता है वो कहता है कि मैं लियन को हरा दूँगा, लेकिन आपके लिए नहीं। हमारी शादी के बाद चुन, जिया, क्यूई और डोंग तुम्हारी सिस्टर बनेंगी और तुम्हें उनसे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को सीखना होगा करने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर ये लड़की घूमते हुए कहती है कि पहले जीतो और फिर बातें करो। मैंने बहुत से ऐसे मर्द देखे हैं जो बस एक रस होते हैं, मतलब कि एक फालतू की बातें करने वाले।
पहले मर्दानी दिखा, उसके बाद जानूँगी। और हम देखते हैं कहने के साथ वो वहाँ से जाने लगती है, पीछे-पीछे जिमिन भी आ रहा होता है। और हम इधर देखते हैं यांग जी को, जो कि उसके वार के साथ मतलब उस अटैक के साथ यहाँ पीछे की ओर धकला हुआ आया होता है और यह खुद को सँभालते हुए अपने हाथ में एक वेपन को अपीयर करते हुए कहता है तो क्या वह जानबूझकर अपनी शक्तियों को रोक रहा है ताकि मैं उसकी असली योग्यता ना देख सकूँ? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्थिति में मैं जानना चाहूँगा वह मेरी कितनी शक्तियों का सामना कर सकता है? और हम देखते हैं वह यहाँ पर अपनी एक स्पेयर को अपीयर करते हुए कह रहा होता है कि गॉडेस स्पेयर। और हमें दिखाया जाता है उस स्पेयर से काफ़ी खतरनाक ऑरा भी निकल रहा होता है और उसे ऐसा लाते हुए देख लियन कहता है कि ओहो, तो एक जुआन 9 रैंक का वेपन, बिल्कुल सही है ये। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अपने स्पेयर में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तेजी से जंप लगाकर लियन को मारने के लिए इसकी ओर बढ़ता है। और हम लियन को देखते हैं जो अपने हाथ में अपने द्वारा रिफाइन किए हुए स्वॉर्ड्स को लाता है और वह भी इसकी ओर सीधे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं इसकी स्वॉर्ड जो होती है वह सीधे उसके स्पेयर से टकराती है। और हम दिखाया जाता है अरीना का जो थर्ड लेयर होता है वह भी अपीयर हो चुका होता है। थर्ड लेयर के अपीयर होने के साथ हम देखते हैं इधर जो यांग जी होता है वह अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी ताकत लगाकर उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लियन को, जो कि नीचे की ओर से उसके तलवार को, अपनी तलवार को आगे की ओर बढ़ा रहा होता है। बट हमें दिखाया जाता है इतनी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लगती है कि लियन को अपना स्वॉर्ड छोड़ना पड़ता है। और इसी के साथ वहाँ से लियन बचकर निकलने के लिए साइड की ओर हटता है और जो यहाँ पर यांग जी होता है वह यहाँ पर सीधे अपने वेपन को सीधे लेकर ज़मीन पर टकराता है। और लियन में साइड में हटने के साथ अपने दूसरे स्वॉर्ड को वहाँ पर अपीयर करता है और इसके पीछे की ओर आ जाता है। और यांग जी यहाँ पर सामने की ओर देखता है क्योंकि लियन ने अपने दूसरे स्वॉर्ड को अब कंट्रोल करते हुए जो छूट गया होता है वह इसकी ओर भेज देता है। तो वह जब उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है तो लियन ने जो अपनी दूसरी स्वॉर्ड अपने हाथ में लाई होती है वह इससे सीधे इसके पीठ पर एक जोरदार कट मारता है। और हम देखते हैं उससे बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है और जिसकी वजह से इसके मुँह से थोड़ी सी एक ब्लड की खांसी भी आती है। और हम देखते हैं पर लियन अपने दोनों स्वॉर्ड को फिर अपने हाथों में ला चुका होता है और इसी के साथ वह अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए सीधे उसे बीचों बीच काटने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं वह अपने स्पेयर से उसके अटैक को रोकता है। तो फिर लियन अपने दूसरी स्वॉर्ड के साथ उसकी साइड से उसे कट करने की कोशिश करता है तो वह फिर से अपने स्पेयर के साथ उससे लड़ता है। फिर हम देखते हैं कि लियन बहुत ही तेजी के साथ एकदम चारों ओर से अपने दोनों स्वॉर्ड्स को अलग अलग डायरेक्शन से उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। यह बंदा अपने स्पेयर को सामने की ओर लॉन्ग पोजीशन में लाकर उसके सभी अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अंत में इसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगता है तो अपने एक हैंड को छोड़ देता है और अपने एक ही हैंड से संभालते हुए उसके सारे स्वॉर्ड अटैक्स को रोक रहा होता है। फिर वो इरिटेट होते परेशान होते हुए अपने स्वॉर्ड को जोर से ज़मीन में गाड़ता है और एक बैरियर को क्रिएट करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत ताकत दिखा दी, अब मेरी बारी है। और वह यहाँ पर अपने स्पेयर से एक अटैक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि स्पेयर ऑफ सोल यूनिफिकेशन। और हम देखते हैं यहाँ पर वह उसके मतलब सोल को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए एक अटैक को तैयार कर रहा होता है। तो उसे आते हुए देख लिए ना अपने दोनों हाथों से अपने दोनों स्वॉर्ड्स को छोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे इस तरीके से करते हुए देख वॉइस एक लीडर कहता है कि आखिरकार वो क्या करना चाहता है, क्या उसके उस हमले को वो अपनी बॉडी से रोकने की कोशिश करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है उसका जो स्पेयर होता है वो लियन के छाती के आर पार हो चुका होता है और वहाँ पर एक ग्रीन कलर की एनर्जी चारों ओर फैल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जो ग्रीन कलर की एनर्जी होती है, वो थंडर एनर्जी होती है, जो कि वहाँ पर चारों ओर फैल चुकी होती है और वहाँ उसके स्पेयर के सामने कोई नहीं होता। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि यह तो टेंशन की बात है। तभी वह नोटिस कर पाता है कि इसके ऊपर एक थंडर एनर्जी आ रही होती है, हल्की सी झटकी, और यह ऊपर की ओर देखता है लियन को। लियन कह रहा होता है कि सावधान रहो, अब यह लड़ाई खत्म होने वाली है, अब यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके ऊपर वह जो थंडर एनर्जी गिरी होती है, वह इसे एक जोरदार का शॉक वेव देती है, मानो जैसे इसके पूरी बॉडी को कपा दिया हो। और ऐसा लग रहा होता है यह आइस में जम चुका है और इसके चारों ओर ठंडर एनर्जी का एक बैरियर बना हो, जो कि इसी को झटका देने के लिए स्पेशली तौर पर लगा है। और हमें दिखाया जाता है इसके मुखौटे को, उसके मतलब पगड़ी को, जो कि हवा आसमान में झूल रहा होता है। तभी यह देखकर लियन थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वहाँ चारों ओर उस फॉग को फैला दिया गया होता है जो इसने अपने साथ लाया होता है। और उस फॉग के बीच में हमें दिखाया जाता है एक हैंड को, जिसके हाथ में स्केलेटन टाइप से कुछ लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उस फॉग के अंदर एक ड्रैगन फेस को, और वह कह रहा होता है इनफ। और हम देखते हैं कि उसने अपने ड्रैगन हैंड के साथ लियन के हैंड को पकड़ लिया होता है, जो कि लियन यहाँ पर अपने थंडर बॉडी का उपयोग कर रहा होता है, थंडर फॉर्म में होता है। और हम देखते हैं वह ड्रैगन जैसे उसके साथ अपने हाथ को कुचलने की कोशिश करता है उसके, तो वह यहाँ पर लियन छूट कर यहाँ बाहर की ओर निकल जाता है। और बाहर की ओर आते हुए थोड़ा सा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या वह एक ड्रैगन पावर है जो उसने यहाँ पर अभी अपीयर किया। और हम देखते हैं ड्रैगन कह रहा होता है यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है और अब कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक ड्रैगन ब्लड लाइन का बंदा है। हम देखते हैं यहाँ पर यांग जी को, जो कि अपने स्पेयर को घुमाते हुए अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है, क्योंकि यह एक ड्रैगन रेस का बंदा है, रियल ड्रैगन। और हम देखते हैं यह सामने की ओर देख रहा होता है और यह गोल्डन ड्रैगन यांग जी उसको घूरते हुए एक डरावनी लुक दे रहा होता है। तो उसे इस तरीके से अपने प्रेजेंस को दिखाते हुए देख ड्रैगन कह रहा होता है कि असंभव, यह ड्रैगन का एक वंशज है और इसके ब्लड के फ्लो की पावर को देखते हुए मुझे यह बताने में कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक एशियंट ड्रैगन का वंशज है, उसका इनहेटर है। तो हम देखते हैं सुनकर लियन कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है कि आखिरकार इससे निकलने वाली ऑरा उस ड्रैगन पर्ल से इतनी मिलती-जुलती क्यों है, बिल्कुल उसी के समान है। और हमें इसके पीछे इसके ऑरे को दिखाया जा रहा होता है जो एक ट्रू ड्रैगन की होती है। और यहाँ पर लियन कह रहा होता है एक ट्रू ड्रैगन का वंशज, लेकिन आखिरकार यहाँ पर
ये लुओ क्यांगजी भी तो एक ड्रैगन था, उसकी ताकत इससे इतनी ज़्यादा अलग क्यों है? क्योंकि लियन इससे पहले भी एक बार लुओ से लड़ा है ना, जो ड्रैगन था ब्लू कलर का, तो उससे लड़ने के वक़्त तो इतना ऑरा और इतना ब्लड थ्रस्ट नहीं महसूस हुआ था, तो इससे क्यों हो रहा है? और इसके रक्त में और उसके ब्लड फ्लो में इतना ज़्यादा अंतर कैसे है? इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसके पीछे जो परछाई ड्रैगन जैसी लग रही है, वह हालाँकि एक असली ड्रैगन नहीं है, लेकिन एक एशियंट काल में यह 10वें रैंक पर मौजूद होगा। यह व्यक्ति ज़रूर है उसी ड्रैगन का वंशज है, उसी से वह ऑरा इसे प्राप्त हुई है। और हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस एक्टर कर रहा होता है मिस्टर मीन, आखिरकार वह व्यक्ति है कौन? और हम देखते हैं जो ये मीन होता है या हैरानी के साथ ये भी कह रहा होता है कि एक ऐसी गहरी और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली खपा देने वाली पावर, आखिरकार वह क्या हो सकती है? उसके पीछे ड्रैगन की परछाई नज़र आ रही है। क्या यह प्राणी वास्तव में एक ड्रैगन तो नहीं है? और हम देखते हैं वॉइस लीडर कहता है तो इस गधे को भी इसके बारे में पता नहीं, इसे लाया है तो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस ड्रैगन को जो कि कह रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी यह सब काम करूँगा, लेकिन ये आश्चर्यजनक था जो तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। और वह अपने ड्रैगन ऑरे के साथ अपने ड्रैगन प्रेशर को रिलीज़ करता है लियन के ऊपर और कहता है सामने तानते हुए अपने स्पेयर को कि लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई का अब अंत समय आ चुका है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है। और लियन उसके प्रेशर को झेलते हुए कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा पागलपन और क्रेज़ी भरा है। इस तरह का एक साधारण सा टूर्नामेंट इंसानों और रियल ड्रैगन के बीच की लड़ाई में कैसे बदल गया? तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस मैच को समाप्त करने के लिए लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। ड्रैगन कह रहा होता है कि उसे उसके ड्रैगन ब्लड के शक्ति को देखने के साथ यह साफ-साफ है कि वह एक ग्रेट ड्रैगन है। फिर भी ऐसा लगता है कि उसने अभी अपनी पूरी शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है। वह केवल अभी यहाँ पर ड्रैगन ऑरा का ही इस्तेमाल कर पा रहा है। वह वास्तव में आपको नहीं चोट पहुँचा सकता है। तो हम देखते हैं सुनने के साथ लियन अपने वेपन्स को निकालता है और उसके सामने खड़े होते हुए और अपने मन में कह रहा होता है यह सच है, लेकिन फिर भी ड्रैगन के वंशज का सामना करते हुए कौन नहीं घबराता है? और वह कहता है उससे तो क्या वार्म अप हो गया है तुम्हारा? तो हम देखते हैं सुन गोल्डन ड्रैगन कहता है कि हाँ, वार्म अप तो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा है। और हम देखते हुए अपने स्पेयर को लेकर अब उस पर एनर्जी रिलीज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है अब आओ, अब आकर हम एक ट्रू फाइट करते हैं, एक रियल की बैटल। और हम देखते हैं वो इतने प्रेशर के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी राइटर लिख देता है नीचे की अब होगा एक सीरियस बैटल, अब गंभीर होने का समय आ गया है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आ सके। Sorry, it's DJ.